नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। तो चलिए करते शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि विस्फोट में आखिरकार वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान को लेकर के किए गए राष्ट्रपति ट्रंप के एक और बड़े दावे की। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी। उन्होंने ईरान के तेल कारोबार को लेकर के बड़ा दावा किया, साथ ही डील करने के लिए दबाव भी बनाया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप का ये दावा सही है, क्योंकि ईरान पर जरा सा भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। वो अपनी शर्तों पर ही समझौता चाहता है और हर हाल में अपने मुताबिक ही समस्या का हल भी निकालना चाहता है। आज हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, ईरान के एक्शन और संभावित हालात के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने जंग की शुरुआत से ही दावा किया था कि उसके पलटवार का असर मिडिल ईस्ट के साथ साथ कई और देशों पर होगा, और ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। तेल और गैस की किल्लत के कारण कई देशों में हाहाकार मच गया है। हालात तो तब और भी बद से बदतर हो गए जब ईरान ने न केवल हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा, बल्कि ईरान ने अपने तरकश में कई और भी तीर होने का दावा कर दिया। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज के साथ साथ वो दुनिया में कारोबार के लिए अहम मार्गों को भी रोक सकता है। आज विस्फोट में हम आपको ईरान के दावों के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भीषण हमले किए। ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिका और इजरायली हथियारों से दहल गया, लेकिन इस आपदा के बीच ईरान के हाथ एक बड़ा अवसर लग गया। ईरान को नए नए हथियारों के विकास के लिए बड़ा रास्ता मिल गया है। ये ऐसे हथियार हैं जो न केवल अमेरिका और इजरायल के हमलों को बेअसर करने का मादा रखते हैं, बल्कि ईरान को सामरिक रूप से मजबूती भी देते हैं। तो आखिर ईरान ने किस रास्ते से इन हथियारों को विकसित किया, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और खबर यह है कि ईरान का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। अब यह आरोप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ईरान पश्चिमी देशों को लेकर के दरअसल बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है, और ये विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें ईयू के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से मतलब नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचला है, ये ईरान की तरफ से कहा गया, और कहा गया कि यूरोप के दोहरे मापदंड को ये प्रतिबंध दिखाते हैं। ईयू की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे लेकर के अब ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से दरअसल कोई मतलब नहीं है। प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचला है, वो ये भी कह रहे हैं। यानी ईरान का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है यूरोप के दोहरे मापदंडों को दिखाता है ये प्रतिबंध, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये आपको याद होगा कि किस तरीके से तमाम देश लगातार ये कह रहे थे कि ईरान के अंदर आम लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, आम लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और एक बड़े स्तर पर जनवरी में, शुरुआत में 2026 में ही वहां पर एक मूवमेंट देखने को मिला था। सड़कों पर लोग उतर करके अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, अपने ही यहाँ पर रिजीम चेंज करवाना चाहते थे। उस वक्त को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये कहा गया था कि 32,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया है। पूरी दुनिया भर ने इस खबर की निंदा करते हुए ये कहा था कि जो कुछ भी ईरान की तरफ से किया गया वो सही नहीं किया गया, और इसके साथ साथ कुछ प्रतिबंधों को भी दे दिया गया था। अब यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, ईरान ने साफ तौर पर यह कहा, और यह भी कह रहा है ईरान कि प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचल दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के दोहरे मापदंड अब दिखने नजर आने लगे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का ईरान को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट का यह दावा है कि बंद हो रहा है ईरान का तेल कारोबार। बेंसेट कह रहे हैं कि नाकेबंदी के कारण उनका कारोबार बंद हो रहा है, और ये बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अब ज्यादा से ज्यादा हम 3 दिन तक सीज फायर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इसके साथ एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब उसी दावे को आगे बढ़ाते हुए यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल कारोबार पूरे तरीके से बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उनके यहाँ पर तेल लगातार स्टोर होते जा रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी भेज पाने में सक्षम नहीं है। उसकी वजह है अमेरिका का ब्लॉकेज। अमेरिका ने जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी की हुई है, वहां से ईरान अपने जहाजों को नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि कई रिपोर्ट्स दावा करती है कि ईरान को सीधे तौर पर चकमा देकर के बहुत सारे शिप्स वहां से निकले हैं जो अपने साथ क्रूड ऑयल लेकर के गए हैं। लेकिन बेंसेट ये दावा कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ये दावा कर रहे हैं कि उनका तेल कारोबार बंद होने के कगार पर है, क्योंकि नाकेबंदी की वजह से वो अपना तेल दूसरे देशों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, स्टोरेज ज्यादा हो गया है। अब ये दो खबरें हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर के।
बड़ा दावा और बड़ा बयान जारी किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि ये प्रतिबंध मानव अधिकारों से कोई संबंध नहीं रखते। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि तेल का कारोबार पूरी तरीके से ईरान के अंदर चौपट हो गया है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किसी तरीके से इस तेल व्यापार के भरोसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है उसकी वजह से उसका भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहा है और एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि उनका दावा कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरान पर इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है, बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका। ईरान की शर्त है कि पहले अमेरिका होर्मुज़ से नाकेबंदी हटाए, तो वहीं अमेरिका का दावा है कि पहले ईरान समझौते के लिए राजी हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान के पास डील करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान बर्बादी से बचना चाहता है तो वो 3 दिन में ही डील कर ले। ट्रंप ने समय सीमा के लिए तर्क भी दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से कारगर और कामयाब है, जिसकी वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है। ईरानी कच्चे तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों तक ले जाने का रास्ता बंद है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की तेल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर भारी दबाव है और अगर ये जारी रहा तो इन तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ईरान फिर कभी इन पाइपलाइंस को ठीक नहीं कर पाएगा। दरअसल ट्रंप लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि होर्मुज़ नाकाबंदी कारगर है, जिससे ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से बंद है। उधर ईरान का दावा है कि वो नाकेबंदी के बीच भी तेल का निर्यात कर रहा है और अमेरिकी नाकाबंदी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट में ट्रंप कहते हैं कि जब आपके सिस्टम में बहुत बड़ी मात्रा में तेल लगातार बह रहा होता है तो या तो उसे कंटेनर्स और जहाजों में भरने की क्षमता हो और या फिर उत्पादन रोका जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दबाव में पाइपलाइन फट भी सकती है और ईरान के पास ऐसा होने से पहले सिर्फ करीब 3 दिन ही बचे हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर पाइपलाइन फट जाती है तो फिर उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब आखिरी छोर पर यह सिस्टम जाम हो जाता है, यानी जब आपके पास तेल को स्टोर करने या जहाजों में भरने की जगह नहीं बचती, तो आपको दबाव बढ़ाना पड़ता है। उनके स्टोरेज टैंक भी लगभग भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। ट्रंप ने ईरान पर भारी दबाव होने का भी दावा किया। हालांकि इस दौरान एक खबर यह भी आई कि ईरान का अप्रैल में अब तक का तेल कारोबार मार्च के दौरान हुए कुल कारोबार से ज्यादा रहा, यानी ईरान के बंदरगाहों से अभी भी तेल की सप्लाई जारी है। ऐसे में ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के आखिरकार क्या क्या कहा है। डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये उनकी तरफ से 2 दिन पहले कहा गया था। बर्बादी से बचना है तो 3 दिन में डील करें, यह भी कहा गया। दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से पलटवार आया कि जब तक होर्मुज़ से नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक हम कोई डील नहीं करने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया होर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरीके से कारगर है। ईरान से तेल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों तक ले जाने के लिए रास्ता बंद है। तेल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर भारी प्रेशर है और प्रेशर लगातार जारी रहा तो ब्लास्ट हो सकता है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन ईरान दुनिया के अहम तेल उत्पादक देशों में से एक भी है। अब आइए ये भी जान लीजिए कि ईरान के अहम तेल ठिकाने कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं तेल निर्यात टर्मिनल्स के बारे में। खर्गदीप है ईरान का सबसे महत्वपूर्ण है ऑयल टर्मिनल और खर्गदीप से रोजाना करीब 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, निर्यात होता है। खर्गदीप की ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 30 मिलियन बैरल है।
ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्क टर्मिनल है इसका दूसरा अहम टर्मिनल। हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद यहां से तेल निर्यात जारी रह सकता है। लामन द्वीप, सुरीदीप और बंदर अब्बास भी अहम निर्यात केंद्र है। इसके बाद आती हैं ऑयल फील्ड्स। एवाज क्षेत्र है ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। रोजाना यहां से करीब 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। और गच सारन क्षेत्र है ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। गच सारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। एवाज के पास ही है मारून ऑयल फील्ड, साउथ पार्स है दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसके बाद ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी है? आबादान रिफाइनरी है ईरान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक। बंदर अब्बास में मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरी, और मध्य ईरान के लिए इस्फहान और उत्तरी ईरान के लिए अहम तेहरान रिफाइनरी है। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसकी वजह से ईरान के तेल कारोबार पर दबाव है, और ट्रेजरी सेक्रेटरी दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल कारोबार बंद होने की कगार तक पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल कारोबार फायदे में रहा है। लेकिन ये फायदे में कितना रहा? जब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी नहीं रही तब तक। अप्रैल में मुनाफा बढ़ा मार्च की तुलना में। ईरान ने अप्रैल में जब तक ज्यादा कारोबार कर लिया था। ईरान ने अप्रैल में तेल कारोबार से ज्यादा फायदा कमाया। मार्च में ईरान ने निर्यात किया था 35.7 मिलियन बैरल तेल, लेकिन ये अप्रैल में बढ़ गया। वहीं चीन से उसकी दोस्ती की वजह से ईरान में तेल का जो सबसे बड़ा खरीदार है वो चीन ही है, और ईरान के तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा चीन के लिए जाता है। इसके साथ डार्क फ्लीट, पुराने टैंकर्स के एक बड़े बेड़े का इस्तेमाल करता है ईरान। ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपोंडर्स बंद करके ये शिप चलते हो। यही दावा ईरान की तरफ से किया गया था कि नाकेबंदी के बावजूद हमने वहां से ज्यादा शिप को पार करवाया, और वजह ये थी कि ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए जाते थे। इसके बाद शिप टू शिप ट्रांसफर कैसे हुआ? समंदर के बीच शिप से दूसरे शिप पर ये तेल ट्रांसफर करते थे, और तेल का जो मूल सोर्स होता था उसे छिपाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बोट से बड़ी बोट पर यह तेल ट्रांसफर किया जाता था। इसके बाद भारी छूट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में ईरान भारी डिस्काउंट देता है, और खरीदारों के लिए जोखिम उठाना भी इसकी वजह से फायदेमंद होता है। और इसी तमाम वजह से उसे युद्ध के दौरान तेल बेच करके सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जो सैंक्शन लगे हुए थे, जब युद्ध में है ईरान तो उसने सैंक्शन मानने से भी इनकार कर दिया, और ऐसे में जहां जहां तक वो तेल बेच सकता था ज्यादातर देशों में उसने तेल बेचा है। खबर ये आ रही है कि ईरान की ऑयल स्टोरेज को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ईरान के बाद 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता ईरान के पास दरअसल 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची है। नाकेबंदी के कारण निर्यात में 70% की गिरावट का दावा किया गया है, और अभी भी उसके यहाँ पर जो भंडार है वो भरते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा तेल भंडारण की क्षमता उनकी नहीं रह गई है। मात्र 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची है, और अगर ये नाकेबंदी नहीं हटी तो ईरान का हाल कोरोना वाला हो जाएगा। कोरोना का वक्त था और मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज ये कह रही थी कि कोई हमसे मुफ्त में भी तेल लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता शून्य हो गई थी। और अब वही हाल हो गया है, जहां ईरान के पास स्टोरेज क्षमता सिर्फ 12 से 22 दिन की बची हुई है। और ऐसा ही नाकेबंदी का असर रहा। अमेरिका ने अगर वहां से शिप्स को नहीं गुजरने दिया तो ये भी बहुत ज्यादा क्षमता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उनके तेल के अकूत भंडार सिर्फ और सिर्फ बहते हुए नजर आएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और ये सब कुछ नाकेबंदी की वजह से हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका जो ब्लॉकेट करके बैठा हुआ है उसकी वजह से हुआ है। वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान की तारीफ कर दी। आपको याद होगा कि अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हुए थे, और अब्बास अराक्ची के साथ बैठक के दौरान उन्होंने तारीफ की ईरान की कि संप्रभुता की रक्षा के लिए ईरान लड़ रहा है। पुतिन ने यूएस इजराइल की कार्रवाई की भी आलोचना की है। जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जब ये पूरी खबर सामने आई थी कि अब्बास अराक्ची मॉस्को के दौरे पर रहने वाले हैं, तब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अब्बास अराक्ची इस दौरान राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। जब इनकी मुलाकात हुई है तो बताया ये गया ईरानी मीडिया के हवाले से कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान की तारीफ की और कहा कि संप्रभुता की रक्षा के लिए ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसके साथ साथ पुतिन ने यूएस इजराइल की कार्रवाई की आलोचना भी की है। तो ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से उनकी स्टोरेज क्षमता ईरान की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो 12 से 22 दिन का स्टॉक अपने यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद अगर हॉर्मुज से ब्लॉकेड नहीं हटा तो तेल के अकूत भंडार सिर्फ और सिर्फ जमीन पर बहते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान सीज
फायर वाली स्थिति में पहुंचे हुए हैं और बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में रशिया एकमात्र देश है जो कि दोनों को ही मनाने में सफल साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। अमेरिका के साथ रशिया के संबंध पिछले कुछ दिनों से देखे गए कि सुधार हो रहा है। इस वजह से अमेरिका को भी वो मना सकते हैं, ईरान को भी मना सकते हैं कि आप टेबल टॉक करिए। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि इस युद्ध को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा, तो ये बातचीत के माध्यम से ही सुलझा लिया जाएगा। ईरान ने दावा किया कि उसके पास और भी ट्रम्प कार्ड्स हैं, जिनके माध्यम से वो पहले दुनिया को और फिर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। ईरान के एक और ट्रम्प कार्ड के बारे में अब आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर होर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। दुनिया भर की तेल और ईंधन सप्लाई का महज 20% हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है, लेकिन यह रास्ता एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए लाइफलाइन है, लिहाजा वहां हाहाकार मच गया। अब ईरान ने दुनिया के एक और अहम सप्लाई चेन रूट यानी बाब अल मांडेब को बंद करने की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि ईरान इस रूट को ब्लॉक करने के लिए यमन में मौजूद प्रॉक्सी यानी हूती का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि सोमालिया में मौजूद अल शबाब जैसे ग्रुप भी उसका साथ दे सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि कैसे ईरान के पास अभी और भी ट्रम्प कार्ड मौजूद है, जबकि अमेरिका के सभी पत्ते खत्म हो चुके हैं। ईरान का पहला ट्रम्प कार्ड है एसओएच यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने पूरी तरह से नहीं चला है। गालिबाफ के मुताबिक ईरान टैक्स के बदले यहां से जहाजों को गुजरने दे रहा है, जबकि ईरान के पास इसे पूरी तरीके से बंद करने का विकल्प बाकी है। ईरान का दूसरा ट्रम्प कार्ड बीएम यानी बाब अल मांडेब होने का दावा किया जा रहा है। ईरान हूती के जरिए इस रास्ते को बंद कर सकता है। ये कार्ड अभी ईरान के पास सुरक्षित है। माना जा रहा है कि अरागची ने पुतिन के साथ मिलकर ईरान के चक्रव्यूह को कसने की तैयारी की, जिसका ट्रेलर सोमालिया में नजर आने लगा है, जहां विद्रोही गुट अल शबाब ने तट के पास तेल टैंकर पर कब्जा किया। इसके बाद इजराइल से लेकर संपूर्ण यूरोप में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि ईरान लाल सागर के वैकल्पिक मार्ग यानी केप ऑफ गुड होप को ब्लॉक करने की तैयारी में है। खबर है कि इसके लिए ईरान रूस की मदद चाहता है। माना जा रहा है कि मेडागास्कर के जरिए ईरान शिपिंग ट्रैफिक पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है, ताकि एशिया, अरब और यूरोप के बीच के सभी समुद्री कनेक्शन काट दिए जा सके। लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। यहां से बाब अल मंडेब के जरिए कार्गो शिप अदन की खाड़ी तक पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि अगर ईरान हूती के जरिए बाब अल मंडेब को ब्लॉक करता है तो यूरोप का एशिया से समुद्री संपर्क कट जाएगा। इन हालातों में एक विकल्प बचता है जो केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है। इसमें यूरोप से जहाज उत्तरी अटलांटिक पार कर अफ्रीका के पास से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेंगे। फिर यहां से मेडागास्कर के पास से होते हुए एशिया पहुंचना होगा। खबरों के मुताबिक ईरान रूस और मेडागास्कर की मदद से इस वैकल्पिक मार्ग को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंडेब और केप ऑफ गुड होप दुनिया के सभी अहम समुद्री मार्ग ब्लॉक हो जाएंगे और यूरोप, अरब और एशिया के बीच व्यापार ठप हो जाएगा। ईरान के इस प्लान में सोमालिया का विद्रोही गुट अल शबाब भी अहम मोहरा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से बाब अल मंडेब की नाकाबंदी को तोड़ना असंभव होगा। सोमालिया को अफ्रीका का हॉर्न यानी सींग कहा जाता है। यह अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच मौजूद है। साफ है कि अगर रूस ईरान का साथ देता है तो यकीनन ईरान पहले पूरी दुनिया को और फिर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के दो प्रमुख रास्ते हैं, जिनके माध्यम से दोनों महाद्वीपों के बीच में समुद्री रास्तों से व्यापार होता है। वैश्विक व्यापार के रास्तों के बारे में आपको बताती हूँ कि जो पहला रास्ता है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, दूसरा स्वेज कैनाल और बाब अल मंडेब से होकर के ये गुजरता है। इससे यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार का रास्ता छोटा हो जाता है। अब वैश्विक व्यापार का आखिरकार जो पहला रूट है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। जिब्राल्टर लगभग 7,000 से 8,900 किलोमीटर की दूरी इसकी वजह से कम हो जाती है। इसके साथ ही यूरोप और एशिया के बीच की यात्रा में लगभग 10 से 14 दिन का समय जो लगता है वो कम कर देता है। इसके साथ रूट से लगभग 12% समुद्री व्यापार और 30% कंटेनर ट्रैफिक यहां से होकर के गुजरता है। ये उसका पूरा रूट मैप है कि किस तरीके से जिब्राल्टर से होकर के भूमध्य सागर से स्वेज नहर को पार करके बाब अल मंडेब से होते हुए ये व्यापार करते हैं। रूट से 12% तेल गुजरता है, कच्चे तेल, एलएनजी, दूसरे कंटेनर सामान का यहां से तेजी से परिवहन हो जाता है, जल्दी से जल्दी यहां से सप्लाई होता है। अब इसके बाद दूसरे रूट की बात अगर करें तो अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होकर के ये गुजरता है। मेडागास्कर के रास्ते ये जो दूसरा रूट आप देख रहे हैं यूरोप से होकर के, ये अगर आप इसे देखेंगे अच्छे से तो फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके अरब सागर को भी पार करना होगा, हिंद महासागर को पार करना होगा, तब जाकर के आप अफ्रीका के माध्यम से यूरोप को तेल पहुंचा पाएंगे। ये रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, इसकी वजह से जो समय है वो भी बढ़ जाएगा। स्वेज नहर वाले रास्ते के मुकाबले ये रास्ता लंबा हो जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। स्वेज की तुलना में 42% अधिक है इसकी दूरी। इसके साथ समुद्री लुटेरों के हमलों या हूती लड़ाकों के आतंक से भी ये सुरक्षित नहीं हुए। वैसे तो यहाँ इतना लंबा रास्ता तो समुद्री लुटेरों का होना लगभग तय होता है। रास्ता लंबा होने की वजह से ईंधन की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है, ईंधन लेकर के चलने वाले शिप की निर्भरता और ज्यादा हो जाती है, ज्यादा समय तक मौसम पर निर्भरता भी बढ़ जाती है और समुद्र के अंदर बार बार जो मौसम में परिवर्तन होता है उसकी वजह से ये रूट बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो पहला रूट वैश्विक व्यापार का जो है उसके बारे में आपने समझ लिया, दूसरे रूट के बारे में भी समझ लिया कि आखिरकार दूसरा रूट लंबा भी है, महंगा भी है, वक्त भी ज्यादा खपता है, इसकी वजह से वहां से निकल पाना आसान नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या बाब अल मंडेब को भी रोका जा सकता है? हमने आपको लगातार हॉर्मुज के बारे में जानकारी दी थी, अब आपको बाब अल मंडेब के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि हूतियों ने 2024 में इसे रोका था। अब इसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। लाल सागर को ये अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है, बाब अल मंडेब है ये। लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर में हूतियों का कब्जा, लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच में ये मौजूद है। बाब अल मंडेब करीब 20 मील चौड़ा है और लगभग 70 मील लंबा रास्ता है ये। यहां से भी यूरोप को बहुत ज्यादा तेल सप्लाई होती है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में शिपिंग के लिए ये बेहद अहम रूट माना जाता है। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहां से गुजरते हैं बाब अल मंडेब से, जिससे लेकर के कहा जा रहा है कि हूती उसे कभी भी रोक सकते हैं। उसकी वजह वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हूती भी प्रॉक्सी कहे जाते हैं ईरान के। बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के साउथ से, दक्षिण से लेकर के आना होगा। अब इससे भी इसका रूट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन, कीमत सीधे सीधे प्रभावित होगी अगर इसे घुमा करके लेकर के जाना होगा। तेल, एलएनजी के लिए, कारोबार के लिए ये भी महत्वपूर्ण रूट है बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब को अगर बंद कर दिया जाता है हूतियों की तरफ से तो अच्छा खासा नुकसान बाकी देशों को इसकी वजह से भुगतना होगा। अब खबर यह है कि सीजफायर के बावजूद लेबनान में हमले लगातार चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में ब्लास्ट के बारे में जानकारी मिली है और ये जो ब्लास्ट हुआ है वो जॉटर अल शर्किया में हुआ है। धमाकों की जानकारी मिली है, उसके साथ साथ तस्वीरें भी यहाँ से सामने आ गई है। लगातार जॉटर अल शर्किया में और दक्षिणी लेबनान में हमले ईरान के हिजबुल्लाह के लिए किए जा रहे हैं और ये तमाम हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी भी हिजबुल्लाह मौजूद है और हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए लेबनान से शांति समझौता होने के बावजूद इजराइल यहाँ पर हमले करते जा रहा है। अब जो हमला किया गया उसके बाद आप जरा देखिए इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा रही है और इसकी वजह से कई किलोमीटर दूर तक आसमान में धुएं के गुब्बार देखने को मिले हैं। लोग इसे दूर से ही अपने मोबाइल फोन में, कैमरे में कैद कर सकते हैं। इसकी तस्वीरें जो आती हैं, यानी कि ये साउथ लेबनान की तस्वीरें जो आती हैं वो पिछले कुछ वक्त से सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई हैं। बातचीत हुई वाशिंगटन डीसी में बैठ करके, दोनों पक्षों को सुना गया। नेतन्याहू भी पहुंचे, लेबनान से भी नेता पहुंचे
लेकिन बातचीत के माध्यम से इसे 3 हफ्ते के लिए सीज फायर को और बढ़ाया गया। फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, अभी भी हमले जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि हिजबुल्ला इस शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है जिसके साथ इजराइल जंग में उतरा हुआ है। इसी वजह से हिजबुल्ला नहीं चाहता है कि ये शांति कभी आए, उसे ईरान का बदला दिख रहा है। अब अमेरिका ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के बीच में भी संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए, अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने हॉर्मुज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं 3 देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। ये रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है। मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट को जला रहा है, बल्कि अमेरिका इसके सहारे अब एशियन कंट्रीज की तरफ भी आगे बढ़ना शुरू कर चुका है और इसके लिए बाकायदा उसने जो रूट लिया है वो मलक्का स्ट्रेट का ही है और इसके लिए इंडोनेशिया के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली है ताकि वहां से वो चीन के ऊपर नजर रख सके। लेकिन मलक्का स्ट्रेट आखिरकार अहम क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कुल समुद्री व्यापार में लगभग 25 से 40% हिस्सेदारी इसी मलक्का स्ट्रेट की है। इसके साथ ही यहाँ से 25 से 40% का जो व्यापार होता है, हर साल $3.5 ट्रिलियन का कारोबार होता है और यहाँ से चाइना का लगभग 70 से 80% माल, कच्चा माल निकलता है। तो ऐसे में उनके लिए ये रास्ता बेहद अहम हो जाता है। दूसरी तरफ तेल के कारोबार के लिए मलक्का स्ट्रेट बेहद महत्वपूर्ण है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट से भी कम सकरा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की जो चौड़ाई बताई जाती है वो 55 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी मात्र 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर। रोजाना यहां से 2.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता है इस रास्ते के सहारे। इसके साथ चीन, जापान, साउथ कोरिया के लिए यह सबसे अहम तेल रूट है। हॉर्मुज के मुकाबले मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है। हॉर्मुज का सकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, इसीलिए यह ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि यहाँ की जो चौड़ाई है वो 2.8 किलोमीटर है, बस इतनी। इसलिए बहुत बार जब शिप आती है तो उन्हें इंतजार करना होता है कि एक एक करके शिप वहां से निकले। आपको जरा ये
मलक्का स्ट्रेट बंद होने पर जहाजों का जो लंबा रास्ता है वो उन्हें लेना होगा, जिसकी वजह से उनका खर्च बढ़ जाएगा। एक बार जरा मैं आपको ये मैप दिखा देती हूँ कि थाईलैंड से लेकर के मलेशिया, इंडोनेशिया तक, सिंगापुर तक, ये सब कंट्री, एशियन कंट्री मलक्का स्ट्रेट पर ही निर्भर है। अब ऐसे में इंडोनेशिया के साथ अगर अमेरिका ने एक बड़ी डील साइन कर ली है और यहां से मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से वो चाइना पर सीधी सीधी नजर रखना शुरू कर देगा, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित चाइना होगा, क्योंकि यहां मलक्का स्ट्रेट से 70 से 80% का व्यापार सिर्फ चाइना करता है। लोबाक या सूरा स्ट्रेट से जहाजों को गुजरना पड़ सकता है अगर वो रूट पूरा चेंज करना पड़ा मलक्का स्ट्रेट का। दुनिया में सामान और तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि वक्त बढ़ जाएगा और ऐसे में वो प्रभावित होंगे। अब आपको बताती हूँ कि चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण समुद्री रूट आखिरकार कैसे है। महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये कैसे है? साउथ चाइना सी की तरह है। मलक्का स्ट्रेट से चीन का करीब 60 से 80% का तेल आयात होता है। क्रूड ऑयल का आयात वो यहीं से करता है ज्यादातर। मलक्का स्ट्रेट बंद होने से सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, इसलिए ये बेहद जरूरी है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए इंग्लिश चैनल, ये किस लिए दुनिया के लिए अहम जलमार्ग है। दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच ये मौजूद है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट 27.8% व्यापार, इंग्लिश चैनल से 29.9% व्यापार होता है, स्वेज कैनाल से 22.9 होता है, बाब अल मंडेब से 22.6 होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापार मात्र 5.3 होता है। दुनिया का 20% व्यापार जिसे हम कहते हैं, फिर भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ईस्ट चाइना सी से 25.5 और साउथ चाइना सी से 37.1% का व्यापार होता है। साउथ चाइना सी पर, दक्षिण सागर पर चाइना का एक अधिकार जैसा हो गया है, वो इस पर अपना पूरा अधिकार जताता है, जैसे हॉर्मुज को लेकर के ईरान अपना अधिकार जताना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये व्यापार 34.5 होता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। पनामा कैनाल सबसे लास्ट में आती है, 1.2% का व्यापार वहां से होता है। अब इंग्लिश चैनल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जहां से 29.2 का जो व्यापार है वो वहां से होता है। तो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से ये एक है। इसके साथ 29.9% का व्यापार यहां से होता है। अब आगे देखते हैं कि ब्रिटेन का ये अहम समुद्री सुरक्षा कवच है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, क्योंकि ये मौजूद है। चैनल के नीचे है ब्रिटेन फ्रांस के बीच अहम रेल मार्ग, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इंग्लैंड के डोवर और फ्रांस के कैलिस पोर्ट को ये जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कुदरती जलमार्ग। अब जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जहां से 27.8% का व्यापार होता है। यहाँ से करीब 300 जहाज हर दिन गुजरते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट से। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में कारोबार की अहम कड़ी है। लेकिन अगर आप सोचिए जिब्राल्टर से होकर के एशियन कंट्रीज तक चीजों की आवाजाही हो, तो वो बहुत ज्यादा महंगा और इसके साथ साथ वक्त को लेने वाला होगा। करीब 14 किलोमीटर चौड़ा है ये जलमार्ग, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। जिब्राल्टर में वैश्विक माल परिवहन और पर्यटन के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अमेरिकन कंट्रीज आप कह सकते हैं, इसके साथ अमेरिका आप कह सकते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए कह सकते हैं। अब स्वेज कैनाल की बात कर लेते हैं, और इजिप्ट का, मिस्र का एक अहम मानव निर्मित समुद्री जलमार्ग है। स्वेज कैनाल को लेकर के मिस्र अच्छा खासा यहाँ से टैक्स भी वसूलता है, एक सच ये भी है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये मौजूद है, और इसके साथ ही स्वेज कैनाल से 22.9% का व्यापार होता है, जो आपको वो मैप के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप और एशिया के बीच में ये सबसे छोटा समुद्री मार्ग माना जाता है स्वेज कैनाल वाला। यूरोप और एशिया के बीच में 7000 किलोमीटर दूरी इसकी वजह से कम हो जाती है। महत्वपूर्ण तो है ये भी, वैश्विक व्यापार का करीब 12% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से 20% गुजरता है, वैसे यहाँ से 12% गुजरता है। कंटेनर ट्रैफिक का करीब 30% हिस्सा स्वेज कैनाल से होकर के गुजरता है। इसे बनाया गया है मिस्र की तरफ से, तेल से लेकर के LNG और दूसरी चीजों के परिवहन का अहम रास्ता है ये। जहाजों पर ट्रांजिट फीस या नेविगेशन टोल इजिप्ट की तरफ से लगाया जाता है ये। इसके बाद आती है पनामा कैनाल, जहां से 1.2% का व्यापार होता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला अहम जलमार्ग है ये। अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ता है ये, लेकिन नहर से गुजरते हैं हर साल करीब 13,000 जहाज। दुनिया भर में अगर किसी तरीके से व्यापार सस्ता माना जाता है तो वो इन्हीं समुद्रों के माध्यम से माना जाता है कि ये सस्ता भी है, सुगम भी है। लेकिन अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये बने हुए हैं।
अब जैसे मैं आपको पनामा के बारे में बता रही हूँ, ये जहाजों को करीब 13,000 किलोमीटर दूरी कम तय करनी पड़ती है। अटलांटिक को ये जोड़ता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 6% हिस्सा यहाँ से होकर के गुजरता है। यहाँ पर निर्भरता हालांकि पश्चिमी देशों की ज्यादा होती है। 150 से अधिक देश पनामा कैनाल पर पूरे तरीके से निर्भर बताए जाते हैं। पनामा सरकार की कमाई का अहम साधन यही पनामा कैनाल है। इसके बाद पनामा को सालाना करीब $1 अरब की ट्रांजिट फीस यहाँ से मिलती है, वो भी यहाँ से फीस वसूलता है, जिस तरीके से हॉर्मुज पर ईरान वसूलना चाहता है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की, जहां से 37.1% का व्यापार होता है। दुनिया के सबसे अहम और साथ साथ तनावपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जिस पर चाइना अपना अधिकार कहता है। सालाना करीब 250 लाख करोड़ रुपए का यहाँ से कारोबार होता है। अच्छा खासा कारोबार होता है। तेल से लेकर के गैस के विशाल भंडार और मछली पालन का ये अहम केंद्र है साउथ चाइना सी। पूर्वी एशिया के यूरोप और अरब से जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता भी इसे कहा जाता है। प्रशांत और हिंद महासागर के बीच में मौजूद ये अहम जल मार्ग है। तो दुनिया के ये सबसे ज्यादा अहम जल मार्ग हैं। चीन का फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के साथ तनाव है, इसलिए साउथ चाइना सी को लेकर के वो अपना अधिकार दिखाते रहता है। और हर बार वो ये कहता है कि इस दक्षिण चीन सागर पर सिर्फ और सिर्फ चीन का अधिकार है। वो चाहता है कि जैसे स्वेज कैनाल पर इजिप्ट ने अधिकार ठोका हुआ है, जिस तरीके से पनामा कैनाल पर पनामा ने अपना अधिकार किया हुआ है, उसी तरीके से उसे भी अधिकार मिल जाना चाहिए साउथ चाइना सी पर। अब खबर के बारे में बात करते हैं, जहां हॉर्मुज में तनाव को लेकर के बाजार पर असर देखने को मिलने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1% का इजाफा नोटिस किया गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $109 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। जो 105 हुआ करती थी वो और ज्यादा बढ़ करके अब $109 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में लगातार तेजी देखी जा रही है और एक बार फिर से जब इसके तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये बुरा असर डालने वाला है। हॉर्मुज में ये तनाव का ही असर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर में अब तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1% का इजाफा हुआ है और इसकी जो अब कीमत बताई जा रही है वो $109 प्रति बैरल बताई जा रही है। ईरान ने कहा था एक वक्त कि हम यहां से जाने वाले तेल व्यापार को इस तरीके से प्रभावित करेंगे कि आपको प्रति बैरल तेल के लिए $500 तक चुकाने होंगे। और जिस तरीके से अमेरिका वहां पर अड़ करके बैठा हुआ है, ये लगभग तय माना जा रहा है कि कभी भी इसी तरीके से अगर तेल के दाम बढ़ते रहे, इसी तरीके से अमेरिका अपना ब्लॉकेट लगा करके वहां पर बैठा रहा, तो ये तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बार बार ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स में लेकर के जाएगी। और यही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसके साथ साथ सेंसेक्स से लेकर के निफ्टी तक सब कुछ प्रभावित होता है और मार्केट तहलका मच जाता है। मार्केट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें लगातार चल रही हैं। समझौता कराने का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मध्यस्थों के माध्यम से ईरान ने अमेरिका को शर्तों का पुलिंदा थमा दिया है। खबर है कि अमेरिका इन पर विचार कर रहा है। अब कौन सी वो तमाम शर्तें हैं जिन पर अमेरिका विचार कर रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी शर्तों पर बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खबर है कि अमेरिका ईरान के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को प्रपोजल भिजवाया गया है, जिस पर अमेरिका विचार करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि दूसरे राउंड की वार्ता पर अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर ईरान की शर्तों पर बात बन जाती है तो खाड़ी में चल रही मिसाइलें भी हमेशा के लिए थमेंगी और हॉर्मुज भी खुल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर थोड़े नरम दिख रहे हैं। उनके रुख को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि वो ईरान के नए प्रस्ताव पर अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि वही प्रस्ताव है जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखा था और इसके बदले हॉर्मुज को खोलने का वादा किया है।
खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रस्ताव पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बल्कि अपनी सीक्रेट टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के रुख में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि अब वो बातचीत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो वहीं ईरान का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है। विवाद का बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का कहना है कि पहले युद्ध खत्म होना चाहिए और अमेरिका ये गारंटी दे कि वो फिर हमला नहीं करेगा। दरअसल ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ईरान का कहना है कि पहले युद्ध खत्म किया जाए, फिर भरोसे और सुरक्षा की गारंटी मिले, इसके बाद ही बाकी मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कर रहा है, जो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। इस वक्त दोनों देशों के बीच बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम ही है, जिसे ईरान बाद के लिए टालना चाहता है। लेकिन अमेरिका इस पर राजी होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने अमेरिका को जो मांगे भिजवाई हैं उसके 3 चरण हैं और हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होता है। ईरान की मांगों के 3 चरण के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला चरण, ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध को रोकना होगा। इस वक्त भी जब इस्लामाबाद में ये पूरी बातचीत चल रही थी, तब भी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को रोका जाए, दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी दी जाए। पहले चरण में ही ये शर्तें लगा दी गई हैं। दूसरे चरण में कहा गया है कि पहले चरण के पूरे होने के बाद दूसरे चरण की वार्ता हम शुरू करेंगे। पहले हमारी इन शर्तों को मानिए, उसके बाद हम दूसरे चरण की वार्ता के लिए आएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, उसके मैनेजमेंट पर ये चर्चा करेंगे। पहले दोनों चरण पूरे होने पर फिर तीसरे दौर की वार्ता में हम आएंगे, एंट्री लेंगे। तो ये उनकी तरफ से तमाम शर्तें लगाई गई हैं। तीसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको हिजबुल्लाह पर हमले रोकने होंगे और दूसरी तरफ आपको हॉर्मुज को लेकर के नाकेबंदी को खोलना होगा। और जब ये तमाम बातें स्वीकार कर ली जाएंगी, तब उसके बाद जाकर के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी अमेरिका के साथ। अब ईरान के नए प्रस्ताव को लेकर के बड़ी खबर क्या आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि ईरान के प्रस्ताव से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। अभी आपको मैंने जो चरणबद्ध तरीके से बताया कि आखिरकार ईरान की शर्तें क्या है, उस पर पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि इन स्टेप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। व्हाइट हाउस में हुई हाई लेवल बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं होने से यूएस को ऐतराज है। तो परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं है, इसलिए यूएस को ऐतराज है। जबकि चरणबद्ध तरीके से यह बता दिया गया है कि ईरान क्या चाहता है। ईरान शुरुआत से बहुत स्पष्ट है कि वो किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है। ये अमेरिका है जो कंफ्यूजन की स्थिति में अभी भी घिरा हुआ है। अमेरिका अभी भी ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। वो एक ऐसे मुद्दे पर अड़े हुए हैं जिसकी वजह से तमाम और प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, सैंक्शन लगाते जा रहे हैं, जिससे ईरान अपनी शर्तों में और ज्यादा इजाफा करते जाता है। अब ये कहा गया पश्चिमी मीडिया के हवाले से कि व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जो ईरान की तरफ से भेजा गया है। उसमें परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं होने से यूएस को ऐतराज है। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का अमेरिका पर बड़ा आरोप है। यूएस बदल गया और रिश्तों की नई परिभाषा भी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। यूएस के साथ करीबी रिश्ते अब कमजोर हो रहे हैं, ये मार्क कार्नी की तरफ से कहा गया है। कनाडा के पीएम है मार्क कार्नी। हालांकि कनाडा को लेकर के पहले अमेरिका ये बयान दे रहा था कि हम कनाडा पर अधिकार करने जा रहे हैं ईरान वॉर के बाद, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कनाडा एक पुरानी सभ्यता है, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। अब कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की तरफ से ये महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बदल चुका है और रिश्तों की नई परिभाषा भी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर है, धराशायी है, ये मार्क कार्नी का बयान है। उनका कहना है कि यूएस के साथ करीबी रिश्ते पूरी तरीके से कमजोर हो रहे हैं और उसकी वजह भी यही है क्योंकि कनाडा पर कल तक अमेरिका अपना अधिकार रखना चाहता था। इसीलिए मार्क कार्नी को यह कहना पड़ा है कि यूएस के साथ करीबी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब अमेरिका और कनाडा के बीच में रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने वहां पर भी सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मार्क कार्नी इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने जो अपनी शर्तों का पुलिंदा एक बार फिर से अमेरिका की तरफ बढ़ाया है, उसमें अमेरिका बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका का ये कहना है
कि वो परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है। ईरान इसके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहता है चीजों को, जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों के दम पर ही ईरान को चुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान के पास अपने छोटे लेकिन कारगर हथियार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास में अमेरिका का कितना बड़ा योगदान है? ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल से लेकर अब तक कई घातक हथियारों से वार किया। इस साल ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई, लेकिन कई बार अमेरिका और इजरायल के हथियार बिना फटे ही ईरान की जमीन पर पड़े रह गए। कुछ ऐसे ही बंकर बस्टर बम ईरान के हाथ लगे, जिनसे ईरान के पास एक और शानदार हथियार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान के हाथ अमेरिका के सुरक्षित बंकर बस्टर बम लग गए हैं। माना जा रहा है कि ईरान इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी सैन्य तकनीक जान सकता है, जिससे वो अपना रक्षा तंत्र मजबूत कर सकता है। बताया जा रहा है कि बम में मल्टीपल फ्यूज है, जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में सक्षम है। इसमें JDAM गाइडेंस किट है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। इसका मजबूत स्टील आवरण जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार है। बम का इस्तेमाल ईरान अपनी ढाल तैयार करने के लिए कर सकता है। इस बम के मुताबिक ही अब न्यूक्लियर केंद्रों की सरफेस तैयार की जा सकती है, जो इतनी मजबूत होगी कि कंक्रीट और आयरन की लेयर में ही बम फंस जाए और 100 मीटर की गहराई में न्यूक्लियर केंद्र सुरक्षित रहे। यूरेनियम संवर्धन हॉल का काम प्रभावित नहीं होगा। इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद वेंटिलेशन सॉफ्ट भी सामान्य काम करेंगे और सबसे अहम बात यह कि मुख्य हॉल में रखे संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमेरिका के जिंदा घातक हथियार ईरान के हाथ लग जाने का अंजाम घातक होगा, क्योंकि इनके अंदर बंद है अमेरिका की सैन्य तकनीक और अमेरिकी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च। और अगर ईरान हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो जाता है तो खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बंकर बस्टर बम भी बना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजराइल के अंडरग्राउंड बेस तबाह हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए युद्ध और सुरक्षा से जुड़ा खतरा है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है चीन ईरान का गठबंधन। ईरान गुप्त रक्षा करार के तहत चीन से HQ-16 मिसाइल बैटरियां हासिल करता है। चीन HQ-17AE मिसाइल बैटरियां भी सप्लाई करता है। ईरान खुद ड्रोन बनाता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स चीन से हासिल करता है। कुछ रेडी टू यूज आत्मघाती ड्रोन भी ईरान को मिलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक भी चीन से ही ईरान ने हासिल की है और इन मिसाइलों के लिए केमिकल चीन ही सप्लाई करता है। चीन से ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम भी मिलते हैं। इसके बदले में ईरान चीन को ऑयल देता है। सीक्रेट डील के तहत युआन में व्यापार को बढ़ावा देता है और अब युद्ध काल में एहसान चुकाने के लिए ईरान जिंदा मिले अमेरिकी हथियार भी चीन को दे सकता है। साफ है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कई बम फटे नहीं थे। उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तैयार कर ली। और वो कौन कौन से हथियार हैं जिनकी कॉपी उनकी तरफ से तैयार की गई है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रोन्स की। ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद हैं, जो अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की नकल है। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कॉमन 22 ड्रोन हैं, जो कि अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलेंस और अटैक का दम रखते हैं। अब बात करेंगे मिसाइल पावर की, तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71 टो मिसाइल की कॉपी है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फोनिक्स मिसाइल की नकल है। फोनिक्स की ईरान का अजरक्श और सागे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1
JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माने जाते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान के हथियारों के विकास के बारे में, आखिर किस तरीके से ईरान ने अपने हथियारों को विकसित किया था। तो ईरान के हथियारों का इतिहास सबसे पहले हम 1980 से शुरू करेंगे, जहां 1980 के दशक में ईरान और इराक वॉर में ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई। सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा ईरान सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा रहा था। हथियारों के मामले में दूसरों पर उसकी निर्भरता ज्यादा थी और उसने इस निर्भरता को खत्म करने का फैसला खुद किया, हथियार बनाने का फैसला किया। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हथियार बनाना शुरू कर दिया और दूसरों के हथियारों की तकनीक समझ करके बेहतर हथियार बनाना उसने शुरू किया। बात आती है साल 2011 की, जब ईरान को इसमें बड़ी कामयाबी मिलती है। ईरान ने यूएस का एडवांस और सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्पाई ड्रोन गिरा दिया। ड्रोन के सिस्टम को हैक करके जमीन पर उतार दिया और यूएस के दबाव के बावजूद ईरान ने उनका ड्रोन नहीं लौटाया। ड्रोन के इंजन, कैमरे, रडार से तकनीक को समझा और ईरान ने उसके माध्यम से अपना ड्रोन तैयार कर लिया। अब खबर आपको बताती हूं, जहां इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़े एक्शन का दावा देखने को मिल रहा है। बेसराज ब्रिगेड की दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई की गई। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से यह जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के करीब 1000 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं, यह भी बताया गया है। तो इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक बार फिर से एक्शन का बड़ा दावा देखने को मिला है, जहां बेसराज ब्रिगेड की दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई हुई है। हिजबुल्लाह के करीब 1000 ठिकाने नष्ट किए गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह कहना है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों हथियारों को हमने बरामद कर लिया है, इजरायली डिफेंस फोर्स ये भी कह रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें लेबनान के अंदरूनी इलाके से सामने आती हैं, दक्षिणी लेबनान से, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कार्रवाइयां की जाती हैं। अब इजरायली डिफेंस फोर्स ये बता रही है कि जंग के दौरान उसने किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों हथियारों को बरामद कर लिया, उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, 1000 ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ दक्षिणी लेबनान में बेसलाश ब्रिगेड की कार्रवाई देखने को मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स की ये ब्रिगेड है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर ये बड़े एक्शन का दावा लगातार देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच में 3 हफ्ते का हुआ है। अब जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह कर दिया। इजराइल को इसकी वजह से भारी नुकसान पहुंचा है और खाड़ी देशों पर भी हमले किए हैं। लेकिन इस दौरान ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को पहुंचाया। लेकिन उसने ऐसा किया है क्यों? देखिए। दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सिर्फ नाम नहीं, शहर नहीं है, बल्कि लोगों का सपना है। पर्यटक यहां अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल बिताने आते हैं। दुनिया भर की बड़ी हस्तियां इन शहरों में अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करती हैं। दुबई की बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग की मिसाल है। रेगिस्तान के बीच खूबसूरत इमारत में वक्त बिताना हर पर्यटक का सपना। यूएई की इकोनॉमी का बड़ा आधार पर्यटन ही है। इसके अलावा तेल का कारोबार भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा आधार देता है। ईरान और अमेरिका जंग के दौरान जब मिडिल ईस्ट में तबाही हुई तो यूएई भी उससे अछूता नहीं रह सका। यूएई के अहम शहर और पर्यटन के कारोबार की जंग की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेल कारोबार तो लगभग ठप ही हो गया। ईरान इजराइल जंग में यूएई पर बेहद घातक हमले हुए और उसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल और यूएई की बढ़ती करीबी, क्योंकि यूएई इजराइल का मुख्य सैन्य साझेदार बनकर उभरा। पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जंग के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य और खुफिया सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, जिसने यूएई को ईरान के निशाने पर ला दिया। इजराइल ने यूएई को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए यहां अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। यही नहीं, इसे ऑपरेट करने के लिए दुबई, अबू धाबी जैसे जगहों पर इजरायली सैनिक भी भेजे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान इजराइल और यूएई के बीच मिलिट्री, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान आयरन डोम सिस्टम की इतनी बड़ी तैनाती इजराइल से बाहर पहले कभी नहीं की गई।
यूएई युद्ध शुरू होने के बाद से इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक बन गया। यूएई अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ 2200 से ज्यादा ड्रोन दागकर जोरदार हमले किए। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से बात करने के बाद आयरन डोम तैनात करने का फैसला किया। रिपोर्ट में कहा गया कि तैनाती के साथ साथ इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी ईरान में कम दूरी की मिसाइल पोजीशन को टारगेट करते हुए कई हमले किए, जिसका मकसद यूएई और दूसरे खाड़ी देशों तक पहुंचने से पहले ही खतरों को बेअसर करना था। माना जा रहा है कि ईरान यूएई तनाव ने इजरायली सैनिकों के लिए अमीराती जमीन पर ऑपरेट करने का रास्ता खोल दिया है। हालांकि युद्ध के तेज होने के साथ यह हिसाब बदल गया है। यूएई और इजरायल के रिश्ते सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूएई ने इजरायल के साथ रिश्तों को 2020 में नॉर्मलाइज कर लिया था। ये रिश्ते सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन तक बढ़ गए। खबरों के मुताबिक यूएई ने शारजा, दुबई, अबू धाबी में अपनी जमीन से ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल, अमेरिका को ठिकाने दिए। यूएई इजरायल का सबसे बड़ा साझेदार बनकर उभरा। यही वजह है कि ईरान की सबसे ज्यादा हमलों का निशाना भी यूएई ही बना। इजरायल और यूएई का मजबूत रिश्ता वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ते गया है। यूएई और इजरायल के रिश्तों में जो नरमी आई उसकी वजह से सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा। अमेरिका इजरायल को यूएई ने अपने बेस दे दिए, ईरान के खिलाफ जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और इजरायल ने यूएई में तैनात कर दिए अपने आयरन डोम। ये सोर्सेस तमाम पश्चिमी मीडिया के हवाले से थे कि उन्हें सुरक्षा देने के लिए अपने आयरन डोम तक वहां पर तैनात कर दिए गए थे इजरायल की तरफ से। तो ये थी खबरें विस्फोट में आज की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली आवाज के स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।